नमस्कार। मैं हूं संजय आचार्य वरुण और आप देख रहे हैं अभिनव टाइम्स। अभिनव टाइम्स पर आप देख रहे हैं अभिनव टॉक। अभिनव टॉक में आज हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत है जो अपने नाम और काम से पूरे हिंदुस्तान में अपनी पहचान रखती है। जी हाँ, आज हम आपकी मुलाकात करवाने जा रहे हैं जाने माने एक्टर दीपक पारीक से। खुशी की बात यह है कि दीपक जी की जड़ें हमारे बीकानेर राजस्थान से जुड़ी हुई हैं। लंबे समय तक इन्होंने बीकानेर में थिएटर किया है और लगभग पिछले 2 दशक से आप हिंदी टीवी इंडस्ट्री में अपनी पहचान बनाए हुए हैं। अनेक सीरियलों में आपने इनको देखा है, अनेक एड फिल्मों में देखा है और शीघ्र ही आप इनको फिल्मों में भी देखेंगे। तो बातचीत का सिलसिला शुरू करते हैं। हमारे साथ हैं दीपक पारीक जी। दीपक जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार भाई साहब, थैंक यू अभिनव टॉक्स में मुझे बुलाने के लिए। अभिनव टॉक्स जितने भी लोग देख रहे हैं अभी और जो बाद में देखेंगे उन सबको और पूरे बीकानेर को मेरी तरफ से प्यार भरा नमस्कार। आज दीपक जी पूरे हिंदुस्तान में टीवी इंडस्ट्री में एक जाना पहचाना नाम है। कई फिल्मों में भी आपने काम किया है और लगातार ये आगे बढ़ते जाएं ऐसी हम कामना करते हैं। लेकिन इनकी शुरुआत हुई बीकानेर में थिएटर से। मैं एक बार उसी पुराने दौर में इनको वापस लाना चाहूंगा। दीपक जी, जब आप बीकानेर में थिएटर करते थे जी, उस समय को, उस जमाने को कितना मिस करते हैं आप? बहुत यूं गए भाई साहब, हर दिन उस वक्त को याद करता हूँ। और अभी जैसे बीकानेर थिएटर फेस्टिवल था, बहुत ज्यादा टाइम नहीं हुआ है जी, और मैं उसमें आ नहीं पाया, तो बहुत बोलते हैं कुंठा रह गई मन के अंदर की ये मैं अटेंड नहीं कर पाया। हर साल मैं कोशिश करता हूँ कि आऊं, लेकिन थोड़ी व्यस्तता के कारण नहीं आ पाता हूँ। और थिएटर को मिस करता हूँ, डेफिनेटली बहुत मिस करता हूँ। यहाँ की ट्रेनिंग को मिस करता हूँ, यहाँ की रिहर्सल्स को मिस करता हूँ, यहाँ के स्टेज को मिस करता हूँ, यहाँ के लोगों को मिस करता हूँ। तो ये बहुत बुरी तरह से जुड़ा हुआ हूँ। तो आप मानेंगे नहीं कि मैं बेशक वहां था, लेकिन मेरी आत्मा इधर ही थी। बीकानेर थिएटर फेस्टिवल जब हो रहा था, जी, जी, तो बहुत मिस करता हूँ। मुंबई के अंदर क्या थिएटर से आप जुड़ाव रखते हैं? वहाँ ऐसी गतिविधियों में, रंगमंची गतिविधियों में भाग लेते हैं? जी भाई साहब, मैंने थिएटर, प्रोफेशनल थिएटर किया था वहां पे। जी, लेकिन कहते हैं आप बड़े शहर में होते हो तो थोड़ी जिम्मेदारियां आप पे थोड़ी ज्यादा आ जाती हैं। बिल्कुल बिल्कुल। और थिएटर वो जिम्मेदारियां आपकी पूरी नहीं कर पाता, जिम्मेदारियों को निर्वाह करने का उतना पैसा आपको नहीं दे पाता। जी, तो कारणवश मुझे वो छोड़ना पड़ा तो नहीं बोल सकता, लेकिन उससे थोड़ा सा दूर होना पड़ा। कहीं न कहीं एक दूरी आपको। जी, लेकिन मैं थिएटर वहां देखता जरूर हूँ, जो भी शोज होते हैं वहां पे, और जितना भी मुझे वक्त मिलता है मैं वहां थिएटर देखता जरूर हूँ, वहां के थिएटर को। तो मिस जरूर करता हूँ थिएटर पे आना। और भगवान ने चाहा तो बहुत जल्द मैं मंच पे वापस दिखूंगा, शायद क्या बात। अगले बीकानेर थिएटर फेस्टिवल में। आपका दीपक जी दोनों माध्यमों से एक लंबा जुड़ाव जी रहा है। जी जी खूब वर्षों तक आपने 2 दशक तक कम से कम बीकानेर में थिएटर किया था जी और अभी 2 दशक आपको मुंबई में टेलीविजन इंडस्ट्री में हो गए। जी। तो दोनों माध्यमों में क्या एक अंतर पाते हैं आप? दोनों बहुत संतुष्टि आपको कहाँ होती है? बहुत अलग अलग माध्यम है दोनों ही। विधा क्योंकि एक्टिंग है, तो लेकिन दोनों के मीडियम अलग है। आपको थिएटर में हर चीज को थोड़ा, क्योंकि आपको 200 लोगों तक अपनी बात पहुंचानी है, 500 लोगों तक बात पहुंचानी है और एक मंच से पहुंचानी है, तो आपकी जो अभिव्यक्ति है वो थोड़ी लाउड हो जाती है, आपके चेहरे के भाव थोड़े लाउड हो जाते हैं। बिल्कुल। मतलब अगर मैं 500 अगर 20वीं रो पे कोई आदमी बैठा है, उस तक मेरी बात पहुंचानी है, तो मैं ऐसे बोलूं तो नहीं पहुंच पाएगी। उसी बात को मैं थोड़ा ऐसे बोलूंगा तो बात पहुंच जाएगी। बिल्कुल। तो वो माध्यम है। टीवी में उसी चीज को आपको एकदम कंट्रोल करना पड़ता है कि आपके हाव इतने ज्यादा ना हो कि आप विकृत लगने लग जाए, तो उसका बहुत ध्यान रखना पड़ता है। माध्यम दोनों अलग है और दोनों का ही अपना मजा है, लेकिन
कितना भी कहूं, वो कहते ना, एक हॉल में 200 लोगों की तालियां जब सुनने को मिलती है, बिल्कुल। उसकी संतुष्टि बहुत बड़ी होती है क्या और बात उसको व्यक्त नहीं किया जाता कि मैं कितना संतुष्ट हूँ। जी। टीवी में पैसे से इनसे संतुष्ट हो सकता है इंसान कि हाँ चलो पैसा मिल रहा है, आप जो काम कर रहे हो उसका अच्छा पैसा मिल रहा है। थिएटर में वो चीज ना हो, लेकिन थिएटर वैसे आत्मसंतुष्टि जी, जो आत्मसंतुष्टि वाली बात वो है। बिल्कुल, आपने मेरी बिल्कुल। जुबान पे वो नाम रख दिया, आत्मसंतुष्टि बिल्कुल थिएटर में मिलती है। आपने टीवी इंडस्ट्री में आज एक बहुत बड़ा मुकाम बनाया है और एक सुपरिचित नाम है आप। जी भाई साहब। तो क्या हम ऐसी एक उम्मीद रख सकते हैं कि आने वाले समय में बॉलीवुड के अंदर हिंदी सिनेमा में भी दीपक पारेख एक नाम के रूप में, एक बड़े नाम के रूप में बिल्कुल, पहचाना जाए? आप मेरे बीकानेर की दुआएं, मुझे पता है कि मेरे साथ है बड़े भाई साहब, इनकी दुआएं मेरे साथ है, तो भगवान ने चाहा तो जल्दी मैं बड़े पर्दे पर ही आ ही जाऊंगा। क्या आप अभी आपने कुछ प्रोजेक्ट किए हुए? प्रोजेक्ट नहीं, कई बार बातें चलती रहती है, लेकिन क्या होता है कि आप एक कॉन्ट्रैक्ट में बंधे रहते हैं एक शो से। जब आप एक शो कर रहे होते हैं तो आप जल्दी से उस उसको छोड़ नहीं सकते वैसे। तो अभी फिलहाल मैं जो कर रहा हूँ वागले की दुनिया, वो भी एक अपने आप में बहुत अच्छा प्रोजेक्ट है और एक सधावा प्रोजेक्ट है। एक कहानियां हैं, छोटी छोटी कहानियां हम बोलते हैं, जी। जो कि लोगों को एक मैसेज दे के जाती है। उसका एक कहानी का जो अंत होता है वो एक अच्छे मैसेज के साथ होता है, तो वो भी अपने आप में अच्छा है। हाँ, फिल्म, ओटीटी, ये माध्यम बेशक इसमें और ज्यादा मजा आएगा, लेकिन वो तालाब बस आने को ही है और जैसे ही वो आएगा मैं उसमें जंप करूंगा, ये पक्का क्या बात है, बिल्कुल हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। है जी। एक सवाल थोड़ा अलग तरीके का मैं आपसे पूछना बिल्कुल। चाहूंगा कि बहुत सारे बीकानेर में लोग, टैलेंटेड लोग, प्रतिभाशाली लोग जी हर साल आपसे पहले भी मुंबई गए थे, जी आपके बाद में भी बहुत गए, लेकिन कुछ ही लोग, दो तीन नाम ऐसे जैसे दीपक पारेख हैं, हाँ, जय नीरज है, जी अमर शर्मा है, जी ये लोग अपनी पहचान मुंबई में बना पाए। जी। उसके बाद बहुत सारे लोग जो गए वो कामयाब नहीं हो सके, उसके पीछे आप क्या कारण समझते हैं? बस अब मेरी जहां तक जो नए लोग आते हैं उनसे कई बार बातें होती है, जी। तो मेरा उनके साथ बात करने के साथ साथ थोड़ा सा एक आंकलन भी रहता है कि वो कितना जानता है, कितना तैयारी के साथ आया है। जी। तो कई बार मुझे ऐसा लगता है कि थोड़ी तैयारी कम करके हाँ। आ गए हैं, क्योंकि पेशेंस बहुत कम हो गया है लोगों में आज। बिल्कुल। आप देखो कि आपकी संतुष्टि 15 सेकंड की रील की हो गई है। 15 सेकंड, 1 मिनट की रील को आप देखना चाहोगे, जबकि 3 घंटे की फिल्म आपको एंटरटेन उतना नहीं कर पाती, लेकिन आप पूरे दिन बच्चे लगे रहते हैं। हाँ। तो वो जो रील की वजह से ना, आपका जो पेशेंस लेवल भी है ना, वो भी रील जितना ही हो गया है। तो आप उतना पेशेंस नहीं रख पाते, और 2-3 यहाँ पे कोई नाटक किए अच्छे, या 5-6 नाटक किए और आप आ गए हैं वहां पे, और फिर वहां क्या होता है कि अ, अभी वहां बहुत खुल गया है। ऐसी बात नहीं है, एक टाइम में जब मेरे सीनियर लोग जब गए थे, उस समय साधन बहुत सीमित थे, मतलब मौके बहुत कम थे और आपको उसमें अपनी जगह बनानी थी। मैं गया उस समय, थोड़ा सा ऐसा था कि हाँ, चीजें खुल रही थी, हो रहा था सब कुछ, तो उसमें मैं, जय नीरज, ये सब गए। और अभी बहुत ऐसे हैं कि मौके बहुत होते हैं, लेकिन आपको उतनी ही तैयारी के साथ, मौके जरूर हैं लेकिन आपको तैयारी भी उतनी करनी पड़ती है, कि ऐसा नहीं है कि आपको केवल किसी एक प्रोजेक्ट में आ जाना है और आप बस हो गया। आपको यहाँ निरंतर काम करना है, तो क्या बात। निरंतरता बनाए रखने के लिए आपको पेशेंस जरूरी है, सही। आपका लक्ष्य जरूरी है और आपकी मेहनत जरूरी है। तो ये तीनों थोड़ी थोड़ी हर बार लगती है। कोई भी नया प्रोजेक्ट आता है, आपको जीरो से शुरुआत करनी पड़ती है। जो भी हो, जैसे आज मेरा कोई शो बंद होता है तो मुझे वापस ऑडिशंस देने पड़ते हैं। बिल्कुल। एक अच्छी बात ये होती है कि लोग मेरे काम देख चुके होते हैं कि हाँ, इस बंदे को काम आता है, ये इस रोल में फिट हो जाएगा, अच्छा होता है। तो लेकिन मेरे को किसी, समझ लो कि लोगों ने मुझे, जैसे मैं आपको बताऊं कि कॉमेडी में देखा है बहुत ज्यादा ऐसा, जी, जी, जी। टेलीविजन में, जी।
लेकिन एक आध बार मेरे को भी ऐसा लगता है नहीं यार कॉमेडी बहुत हो गई, कुछ अच्छा सीरियस कुछ काम करते हैं, लेकिन वो मुझे अपने आप को तोड़ना पड़ता है वहां पे। तो मेरे को ऐसे ऑडिशंस देने पड़ते हैं और लोगों को वो यकीन दिलाना पड़ता है कि मैं कॉमेडी के साथ साथ इमोशनल कैरेक्टर भी उतना ही अच्छे से कर पाऊं। तो हर बार उतनी जद्दोजहद लगती है, तो उतनी तैयारी मुझे करनी पड़ती है पहले। तो अगर मैं वो तैयारी करूंगा तो मैं आने वाले हर किसी को तो तैयारी के साथ आओ, वरना टूट जाओगे बहुत जल्दी। तो ये मैं आने वाली पीढ़ी जो यहाँ आना चाहती है, मोस्ट वेलकम, लेकिन थोड़ी तैयारी करके आए। सही है जी। मैं यही सवाल आपसे करने वाला था कि जी। आपके अभी तक जितने भी चर्चित धारावाहिक आए हैं जी। उसमें आपके कॉमिक रोल थे, जी। तो कभी आपको नहीं लगता कि आपको एक वर्सेटाइल एक्टर के रूप में अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए, या आप उसके लिए कोई कोशिश कर रहे हैं? देखिए ऐसा ऐसा होता है कि जैसे अभी ये कैरेक्टर कर रहा हूँ, हाँ ये कॉमिक कैरेक्टर जरूर है, लेकिन इसके भी अपने एक अलग इमोशन है। तो बहुत बार ऐसे आते हैं, कुछ इमोशनल सीन आते हैं, वो बहुत अच्छे भी होते हैं, लेकिन क्योंकि उसका रेशियो है वो 20% ही है और 80% उसमें कॉमेडी ज्यादा है उस कैरेक्टर के अंदर, तो इसलिए बोल सकते हैं कि हाँ ये कॉमिक कैरेक्टर है। बिल्कुल उस छवि को मैं खुद भी चाहता हूँ कि वो टूटे, और भगवान ने चाहा तो कुछ अच्छा प्रोजेक्ट आएगा। और आपका प्रिय रोल कौन सा होता है? आप अपनी तरफ से क्या चूज करना चाहते हैं, कॉमेडी या कुछ और? देखिए मैं सच बताऊं, टीवी जो है ना, टीवी में मोस्टली ऐसा है कि मर्दों के लिए जो अच्छा काम है वो कॉमेडी भी है। बिल्कुल। और या बहुत गिने चुने कैरेक्टर ऐसे होते हैं जो कि अच्छे सीरियस रोल हों, और आप वो बहुत कम होते हैं जी। लेकिन अब जैसे कॉमेडी में है, तो अगर ये यही मैं किसी दूसरे शो में होता और कोई मेल कैरेक्टर नॉर्मल कैरेक्टर कर रहा था, तो शायद मैं दिखता तो रोज, लेकिन परफॉर्मेंस उतनी नहीं दिखती। जी। ये एक सच्चाई है टीवी की। बिल्कुल। और कॉमेडी में इतना है कि हाँ आप पे स्टोरीज आती हैं, आप पे ट्रैक आते हैं प्रॉपर, और आपको पूरी फुटेज मिलती है अपने अपने आप को परफॉर्म करने की। तो वो कम खड़े रह के पूरे टाइम दिखने से अच्छा अच्छा परफॉर्म करे ताकि लोग देखें। तो वो जरूर, हाँ अच्छे कैरेक्टर आए जो थोड़े गंभीर हो तो मैं डेफिनेटली करना चाहूंगा, और भगवान ने चाहा तो जल्दी करूंगा। मेरी बातें भी चल रही है, लेकिन फिलहाल जब तक कुछ वर्कआउट नहीं हो जाता तो कुछ बोल नहीं पाऊंगा। दीपक जी, आपने बहुत सारे सीनियर एक्टर्स के साथ में काम किया टीवी इंडस्ट्री के अंदर, तो कुछ चुनिंदा ऐसे लोग जिनके साथ में आपने काम करके आपको खास अनुभव हुए हैं, ऐसे कौन कौन लोग रहे जी? हैं? बहुत सारे, जैसे अभी मैं कर रहा हूँ सुमित राघवन के साथ, जो कि काफी बड़ा नाम है टीवी इंडस्ट्री में। बिल्कुल। साराभाई वर्सेस साराभाई और ये सब किए हैं, और इससे पहले बड़ी दूर से मैं उन्हीं के साथ था उसी प्रोजेक्ट में, और अभी फिलहाल ये कर रहा हूँ वागले की दुनिया। तो उनका अंजन जी भी है। बिल्कुल, मैं अगला उन्हीं पे आ रहा था, अंजन जी और भारती जी पे। तो सुमित भाई पे पहले आता हूँ, तो उनके साथ काम करने का एक मजा है। उनके साथ काम करते करते कई बार ऐसा होता है कि आप सीन कर रहे हो और आप देखते रहते हो, वो एक सीन को कितना अच्छे से वेल प्लान करके सीन को कहां से कहां ले जाते हैं, तो वो सीखने को मिलता है आपको। आप ऑन द स्पॉट, जैसे हम बात कर रहे हैं और मैं आपसे आप बात करते करते आपसे इतना कुछ सीख जाता हूं, तो वो सुमित भाई में है कि वो अपने को एक्टर को इतना सिखा जाता है। क्या बात। तो सुमित भाई के साथ काम करने में बहुत मजा आया। अंजन जी सेट पे आते हैं, आज 75 प्लस हैं वो इंसान, लेकिन वो 2 दिन पहले अपनी स्क्रिप्ट मंगवाते हैं प्रोडक्शन से। अगर प्रोडक्शन उनको स्क्रिप्ट नहीं भेजता है, उनको फोन आता है कि भाई 2 दिन बाद मेरा शेड्यूल लगने वाला है, तो प्लीज मुझे अपनी स्क्रिप्ट भेजिए। वो अपने डायलॉग के साथ आते हैं इस एज में भी, और आप देखो वो मेकअप रूम से जब सेट तक आते हैं तो उनकी एनर्जी एकदम डाउन होती है, और जैसे ही कैमरा ऑन होता है उनकी एनर्जी बिल्कुल अलग होती है। वो 25-30 साल का एक युवा लगने लगता है। तो मैं उनको बोलता हूँ, सर आप भले ही कैमरे के पीछे बूढ़े हो, लेकिन कैमरे के आगे आप जवान हो। तो वो सीखने को मिलती है, उनकी एनर्जी बहुत अच्छी है और मजा आता है। भारती जी बहुत, भारती आचरेकर जी बिल्कुल लीजेंड है। जी, तो उनके साथ काम करने का बहुत, उनकी मेरी केमिस्ट्री बहुत स्क्रीन पे बड़ी मजेदार होती है जी। बाकी हमारे जो डायरेक्टर हैं, राइटर डायरेक्टर आतिश कपाड़िया हैं, जेडी मजीठिया जी हैं। जेडी मजीठिया साहब जो हैं, वो हमें हर स्टोरी का पहले ब्रीफ देते हैं कि ये स्टोरी यहाँ से ऐसे चलेगी, ये कैरेक्टर ऐसे बिहेव करेगा। तो जब आप फ्लोर पे आते हो तो आप
पहले से क्लियर रहते हो कि हाँ ये स्टोरी कहाँ जाएगी और आपको कैसे परफॉर्म करना है। बिल्कुल सही है। और आतिश कपाड़िया जिन्होंने मुझे ये कैरेक्टर पकड़वाया दक्षिण जोशीगुरा का जो अभी मैं कर रहा हूँ, जी तो उनका एक डायरेक्शन का एक अलग मजा है करने का। तो ये भी बहुत सीनियर मोस्ट हैं, तो इनके साथ काम करने में मजा आया। और भी बहुत सारे एक्टर्स मिले मुझे जिनके साथ काम करने में बहुत मजा आया। ऐसा ही एक और सवाल मैं आपको, आपने जो थिएटर लाइफ जी थी जी बीकानेर में खास जी तौर से, जी और यहाँ पर आपने कई बड़े निर्देशकों के साथ में काम करते हुए बहुत कुछ सीखा था, जी जी तो ऐसे किन लोगों को आज आप याद करना चाहेंगे जिनके साथ में आपने काम करके आज आप मुंबई के अंदर पैर जमाए हुए हैं? जी। सबसे पहले तो मैं मेरे गुरुदेव अ, सुदेश व्यास जी का नाम लूंगा, और मेरे एक और गुरु हैं SD चौहान साहब, उनका नाम लूंगा कि उनसे बहुत कुछ। SD चौहान साहब मेरे लिए एक बड़ी स्कूलिंग थे, तो उन्होंने बहुत कुछ छोटी छोटी बारीकियां मुझे एक कैरेक्टर को पकड़वाने से लेके उसको कैसे परफॉर्म करना है उनके बारे में बताया। सुरेश भैया के साथ इतने उनके डायरेक्शन में इतने प्ले किए, तो एक कैरेक्टर को एक सांचे में ढालना और उसको अंत तक निभाना, और उसकी एक रिदम होती है एक कैरेक्टर की, वो उनसे सीखा। तो सुरेश भैया के साथ बाकी अ, दिलीप सिंह जी का उनके उनके डायरेक्शन में काम किया, तो उनका एक अलग सुरेश हिंदुस्तानी जी थे, बिल्कुल। उनके डायरेक्शन में काम किया, तो वो भी उनका भी एक अलग तरीका है, वो एक्टर को कैसे समझा के उनसे रीडिंग करवा के उनसे काम निकलवाते हैं। तो हर एक का अलग अलग स्टाइल है, तो सबका अपना थोड़ा थोड़ा उन्होंने मुझे दिया, और वही तैयारी मुझे वहां बॉम्बे में काम आ रही है उनके साथ जो काम किया। आपने आखिरी बार बीकानेर के टाउन हॉल में कब प्ले किया था? मैंने प्ले किया था हमीदाबाई की कोठी, बहुत टाइम हो गया। वो देखा था मैंने, बिल्कुल जी। जब सेकंड टाइम हुआ था तब जी, जब नजीरा जी जब आई थी, तो शायद बीकानेर थिएटर फेस्टिवल का शायद पहला संस्करण था, या उससे पहले कोई फेस्टिवल था। नहीं, बीकानेर थिएटर फेस्टिवल नहीं था, उससे पहले भी आई थिंक 2000 अराउंड 15-16 के आसपास, शायद मुझे याद नहीं। तो वहां पे उस समय स्टेज पे था। और बॉम्बे में मैंने रिसेंटली 2022 में शायद एक प्ले किया। दीपक जी को दोबारा हम बीकानेर के थिएटर में कब देख पाएंगे? बड़ी इच्छा है, बहुत ज्यादा इच्छा है एक प्ले करने की, अच्छा प्ले करने की बहुत प्लानिंग होती है। इवन सुदेश भैया ने मुझे इतना बोला है कि यार अपन जूम कॉल पे अपन देखते हैं कि तुम वहां करो और मैं थोड़ा यहाँ से प्रिपेयर कर दो, फिर 2 दिन आप यहाँ आओ, अपन ब्लॉकिंग करके कर लेंगे। लेकिन कई बार वही थोड़ी व्यस्तता इतनी होती है ना कि कर नहीं पाता। लेकिन हाँ, ये जरूर है कि मेरी इच्छा बहुत है, और बहुत जल्दी शायद मैं बोल रहा हूँ अगले बीकानेर थिएटर फेस्टिवल में मैं चाहूंगा कि मैं परफॉर्म करूँ। अब एक आखिरी सवाल जी आपसे मैं करना चाहूंगा जी कि जो नए लड़के टीवी इंडस्ट्री में, फिल्म इंडस्ट्री में बतौर एक्टर अपनी जगह बनाना चाहते हैं, उनको किस तरह से क्या तैयारी करनी चाहिए, और कि वो इस तरीके से आए कि वो नाकामयाब ना हो, असफल ना हो, क्या करना चाहिए उनको? देखिए, सफलता के बारे में सोच के मत आइए आप, पहले तैयारी कीजिए अपनी अपनी तैयारी के साथ आइए। आप थोड़ा टाइम दीजिए। थिएटर एक ऐसा माध्यम है जो आपको बहुत सारी चीजें सिखाता है। बिल्कुल, आपको पेशेंस सिखाता है, आपको डिसिप्लिन सिखाता है, और आपको उस कला में की बारीकियां सिखाता है जिससे आप जुड़ना जुड़ना चाहते हो। जैसे टेलीविजन है, इनसे तो, या आपको रीडिंग क्या होती है, कैसे की जाती है, वो थिएटर से ही आप सीख पाते हैं। कि या तो आप साहित्यकार हो, जो जिस आपको लेखक हो तो आपको लगाव होगा, नहीं तो मोस्टली पढ़ने का लगाव बहुत कम होता है लोगों में। मैं खुद में अपने आप में कमी है कि पढ़ने का लगाव नहीं होता, तो वो एक कमी खलती है भाई साहब। तो मैं आप खूब पढ़िए और अपनी पढ़ाई पूरी कीजिए। पहले पढ़ाई करने के बाद यहाँ थिएटर है, यहाँ थिएटर कीजिए। जब आपको लगे कि नहीं यहाँ हो गया, मुझे लगता है कि मैं थोड़ा बहुत सीख गया हूँ, तो आप इससे बड़े शहर में जाइए, वहां कुछ टाइम के लिए थिएटर कीजिए। और फिर आप लगे कि हाँ थोड़ी तैयारी हो चुकी है, तो आप बॉम्बे आइए, बेशक एक तैयारी के साथ आइए, और वहाँ आप ऑडिशंस दीजिए। आजकल फील्ड बहुत खुल गया है, तो आपको मौके जरूर मिलेंगे, उन मौकों को भुनाइए
और बस मेहनत कीजिए, तैयारी के साथ आइए। बिना तैयारी के साथ आएंगे तो आप जल्दी टूट जाएंगे, बिल्कुल क्योंकि जरूरी नहीं कि एक कोई प्रोजेक्ट मिल गया तो आप बस सफल हो गए। आपको निरंतरता बनानी जरूरी है, उसके लिए आपको आपका काम आना बहुत जरूरी है। मैंने आपसे कहा था कि आखिरी सवाल है, लेकिन एक सवाल और मेरे बिल्कुल, दिमाग बिल्कुल। में आ रहा है। वो मैं ये पूछना चाहता हूँ आपसे कि एक्टिंग के अलावा कभी आप किसी दूसरी विधा में जैसे डायरेक्शन वगैरह करना चाहें जी। अ, आगे कभी? नहीं, डायरेक्शन तो मैंने नहीं सोचा है फिलहाल, लेकिन क्योंकि ये भागले की दुनिया एक स्टोरी बेस है कि हम एक छोटे छोटे टॉपिक उठाते हैं, तो इसी में मैंने 5-6 टॉपिक दिए अच्छे, जो कि उनकी स्टोरीज मैंने दी, उनका एक स्टोरी आइडिया मैंने दिया और वो उनको पसंद आए। तो मैं थोड़ा थोड़ा अभी लेखन में ट्राई कर रहा क्या हूँ, बात है। कुछ मेरे दिमाग से निकल पाए। और मेरे को पहली बार ऐसा लगा कि यार मैं लिख सकता हूँ, पहली बार ऐसा फील हुआ कि मैं लिख सकता हूँ। तो शायद अगर दिमाग, दिल और इसने चाहा और कलम ने चाहा तो जल्दी से कुछ अच्छा लिखूं, तो वो एक हो सकता है कि उससे आगे निकलूं। आई एम नॉट श्योर कि कितना आगे जा पाऊंगा, लेकिन हाँ, फिलहाल डायरेक्शन के बारे में मैंने फिलहाल नहीं सोचा है। हो सकता है आगे डायरेक्शन भी करूं, लेकिन फिलहाल उसके बारे में सोचा है। क्या बात है। हमारी शुभकामनाएं दीपक जी Thank आपके you, साथ thank you, है कि thank you. आपने जितना नाम एक्टर के रूप में कमाया उससे 100 गुना और कमाए, Thank you. और साथ ही आपने जो कलम पकड़ी है वो कलम भी आपकी अनवरत हमेशा चलती Thank you. रहे। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। दर्शकों, ये हैं दीपक पारीक, इनसे हम बात कर रहे थे। बातें बहुत सारी है और समय की अपनी सीमाएं होती हैं। अगली बार जब दीपक जी से फिर मुलाकात होगी तो और ढेर सारी बातें करेंगे, बहुत सारे इनके संस्मरण सुनेंगे। फिलहाल मैं इनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। बहुत बहुत आभार दीपक जी आपका। थैंक यू भाई साहब, थैंक यू मुझे इनवाइट करने के लिए। मेरे जैसे छोटे से कलाकार को अपने इतने बड़े प्लेटफॉर्म को लाया। थैंक यू सो मच, थैंक यू आप सभी को, थैंक यू।